नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। हम लोग दृष्टि के सामान्य ज्ञान से आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे, जहाँ कल तक हम लोग मराठा साम्राज्य देख चुके थे। आज हमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखना है तथा इसके बाद का जो भी आएगा वो देखना है। यह बुक अपने आप में काफ़ी व्यापक तथा सारगर्भिक है। आधुनिक भारत को संक्षिप्तता में काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें पिरोया गया है, जिसको देखने के बाद लगभग 99% क्वेश्चन आपको आधुनिक भारत से यहीं से मिल जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन इस रूप में हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली है, फिर डच है, फिर अंग्रेज है, फिर डेनिश तथा फिर फ्रांसीसी, जिसको हम एक संक्षिप्तता में याद कर सकते हैं, PDADF। सबसे पहले पुर्तगाल के देख लेते हैं। 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आसाद द्वीप, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, जहां के शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया। एक केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण में पड़ता है। इस प्रकार वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगालियों ने 1503 में कोची में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 1509 तक था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। 1509 में वायसराय बने अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी यानी मुख्यालय बना। 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 में होर्मुज पर भी अधिकार कर लिया। प्रारंभ में अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया था। 1530 में निन्नो दी कुन्हा नामक पुर्तगाली वायसराय ने मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। भारत में गोवा, दमन और दीव 1661 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। इस प्रकार पुर्तगाली सबसे पहले भारत में और सबसे बाद में भारत से गए। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन से ही हुई। दूसरे थे डच। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जिसे फैक्ट्री कहते हैं 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की, जो कि तमिलनाडु की साइड पड़ता है। मसूलीपट्टनम उधर डचों ने पीपली, चिंसूरा, आगरा, पटना, सूरत, भरूच, अहमदाबाद आदि जगहों पर भी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। डचों ने पुलिकट में पगोड़ा नामक स्वर्ण सिक्के का प्रचलन करवाया। 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर भारत में उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। अंग्रेज तीसरे आए थे अंग्रेज। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया। 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा गया। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था, जो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। इसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी आया था। दक्षिण भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की।
1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को फरमान जारी कर सूरत में व्यापार कोठी स्थापित करने की इजाज़त दी। तो सूरत में इन्होंने 1613 में स्थापित की। 1615 में सर टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत पहुंचा और वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार उन्हें 1500 पगौड़े वार्षिक भुगतान के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार का एक अधिकार प्राप्त हुआ। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। 1661 में पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगेजा की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होने पर दहेज स्वरूप पुर्तगालियों ने बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। 1668 में चार्ल्स ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कंपनी ने यहाँ किलेबंदी कर शहर की स्थापना की। बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड अंगियार था। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला कारखाना उड़ीसा 1633 में था। 1651 में बंगाल के हुगली तथा कासिम बाजार में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई शाह शुजा की अनुमति से। उधर का शासक शाह शुजा ही था। मुगल शासक उस समय शाह शुजा था। 1698 में कंपनी ने बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजीमुस्शान की अनुमति से सुल्तानाती कालीकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। इसी सुल्तानाती कालीकाता तथा गोविंदपुर को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की नींव डाली तथा यहाँ फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया। इसका पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। तो कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? जॉब चार्नॉक ने। ये भी कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलकर 1717 में कंपनी को मुगल सम्राट फर्रुखसियर के एक फरमान द्वारा बंगाल में 3000 वार्षिक कर अदा करने के बदले सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्कों से मुक्त कर दिया गया। साथ ही बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दे दी गई। अब आते हैं डेनिश। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई। सेरमपुर तथा ट्रेकोबार डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कहाँ? सेरमपुर तथा ट्रेकोबार। 1845 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी को बेच दी। और आए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी तथा इस पर फ्रांसीसी सरकार का कड़ा नियंत्रण था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कोरो द्वारा सूरत 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की? मार्टिन ने। यहाँ स्थित व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी कर उसे फोर्ट लुई नाम दिया गया। कर्नाटक युद्ध। व्यापारिक प्रभुत्व की स्थापना के लिए अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच दक्षिण भारत में 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1746 से 48 के मध्य में हुए प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार
को लेकर चलने वाला युद्ध था। 1748 में यूरोप में एक्स-ला-चैम्पले की संधि से इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की समाप्ति हो गई। सेंट टोमो का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से जुड़ा है। कौन सा? सेंट टोमो। 1759 से 54 के बीच हुए द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण कर्नाटक तथा हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा संघर्ष था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में चंदा साहब तथा हैदराबाद में मुजफ्फर को अपना समर्थन दिया। वहीं अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनूरुद्दीन तथा हैदराबाद में नासिर जंग का पक्ष लिया। तो फ्रांसीसियों ने किसका लिया? कर्नाटक में चंदा साहब का तथा हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का, जबकि अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनूरुद्दीन का तथा हैदराबाद में नासिर जंग का लिया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंततः फ्रांसीसियों को काफ़ी नुकसान हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले वापस बुला लिया गया। उसी जगह गेडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया तथा पांडिचेरी की संधि द्वारा युद्ध विराम हुआ। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ के साथ ही 1758 से 63 के बीच चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। जनवरी 1760 में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई तथा पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण कर दिया। संघर्ष का अंततः 1763 में संपन्न हुए पेरिस समझौते के साथ हो गया। इस समझौते के अनुसार फ्रांसीसियों की भारत स्थित सभी फैक्ट्रियां वापस लौटा दी गई तथा उनकी किलेबंदी के अधिकार को छीन लिया गया। अब वो भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकते थे। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। अलीवर्दी खां के पश्चात 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। काल कोठरी की त्रासदी, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, सिराजुद्दौला के शासनकाल से जुड़ी है। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 की रात 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा नवाब को मार डाला गया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके में? रॉबर्ट क्लाइव एक और था, एक और सिराजुद्दौला था। इसमें विश्वासघात किसने किया था? तो मीर जाफर ने किया था। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब की वफादार रही। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर ने नवाबी प्राप्त होने की खुशी में कंपनियों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार तथा 24 परगना की जमींदारी प्रदान की। 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव की जमींदारी दी। कहाँ? वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर स्थापित कर दिया।
दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दे पर अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच टकराव शुरू हुआ, जिसकी परिणति बक्सर के युद्ध के रूप में हुई। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज और मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ। तो कौन कौन थे? एक और थे शुजाउद्दौला, दूसरा थे शाह आलम, तथा मीर कासिम। मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था तथा शाह आलम ये मुगल सम्राट था। और एक और था कौन? हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना। इस युद्ध में अंग्रेजी विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर था। अच्छा, जिस समय ये बक्सर का युद्ध हुआ उस समय नवाब जो बना दिया गया था वहाँ का, वो मीर जाफर था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है अलग अलग पेपरों में। जबकि बंगाल का गवर्नर वेस्टिन टॉड था। अंग्रेजों के लिए यह सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 की, जिसके तहत मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके पश्चात बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 की शुरुआत हुई, जिसे वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में अस्थाई, जिसे इस्तेमारी जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता है, तीनों को एक ही नाम है, अस्थाई, इस्तेमारी तथा जमींदारी बंदोबस्त। एक ही को 3 नाम दिया गया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले तथा बनारस सहित ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। कहाँ? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास के उत्तरी जिले तथा बनारस सहित ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग पर लागू थी। इसके अंतर्गत जमींदारों तथा मालगुजारों को भूस्वामी मानते हुए मालगुजारी की रकम अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। जमींदारों को कुल वसूले गए लगान का लगभग 10/11 भाग राज्य को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। अब है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम तमिल के बारामहल 1792 में लागू किया गया। यानी तमिल के बारामहल में सबसे पहले इसको लागू किया गया था 1792 में। और शुरू किसके द्वारा की गई थी रैयतवाड़ी? मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा। तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्से सहित यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू की गई। इसके अंतर्गत किसानों को भूस्वामी मानकर लगान का निर्धारण किया गया। इसमें 20 से 30 वर्षों पर लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। रैयत का मतलब ही किसान होता है। महलवाड़ी बंदोबस्त। आगरा, अवध तथा मध्य प्रांत यानी जो उत्तर वाला है,
भारत के जो उत्तर में है वहाँ पर, तथा पंजाब के कुछ हिस्से में जमींदारी व्यवस्था के संशोधित रूप में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाले जमींदारों से बंदोबस्त किया गया। यह व्यवस्था लगभग 30% भूभाग पर लागू थी। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1791 में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डक्कन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय विद्वानों एवं भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव लाया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध आलोक पत्र में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की तथा सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। आयोग, समितियां तथा महत्वपूर्ण तथ्य। जो समितियां बनी हैं उनके नाम तथा महत्वपूर्ण जो उनसे संबंधित तथ्य होंगे उसको देख लेते हैं। आइए। चार्ल्स वुड समिति 1854 में बनी थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। श्रेणीबद्ध विद्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन इसमें था। हंटर कमीशन 1882 में आया था, 1882 में आया था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। रेले कमीशन 1902 विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। सैडलर कमीशन 1917 से 1919 दो भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद इससे संबंधित थे। विश्वविद्यालय से संबंधित था ये सैडलर कमीशन भी। हार्टोग कमेटी 1929 में आई थी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास देख लेते हैं। जेम्स ऑगस्टस हक्की द्वारा प्रकाशित किया गया द बंगाल गजट 1780 में आया था। द बंगाल गजट भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया पहला अखबार था, जो कि 1816 में आया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाशक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इस समाचार पत्र के इस समाचार पत्र के खिलाफ लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। 1868 में सुशील कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा बंगाली भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आगे चलकर लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा। भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित उदंड मार्तंड 1826 था। यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने की थी। केशव चंद्र सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम वेलेज़ली ने 1799 में लगाया था। लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपिन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था।
लाल लेटर ने तो लगाया था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं, जो कि हर एक पेपर में एक न एक इसमें से आ ही जाता है। संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार, ये राजा राम मोहन राय की। वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तरप्त गुप्तार, दादाभाई नौरोजी की। सत्यार्थ प्रकाशन, दयानंद सरस्वती की। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर की। आनंदमठ तथा देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र की। अभ्युदय लीडर तथा हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय की। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन की। द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू की। केसरी, जो कि मराठी में प्रकाशित होती थी, तथा मराठा, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, तथा गीत रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की। कामरेड तथा हमदर्द, ये मोहम्मद अली की। कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैब्स फॉर ओल्ड, अरविंद घोष की। गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले की। बहिष्कृत भारत, जो कि मराठी में प्रकाशित होती तथा मूक नायक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ए नेशन इन मेकिंग तथा द बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की। अनहैप्पी इंडिया, पीपुल, पंजाबी तथा वंदे मातरम, लाला लाजपत राय की। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल अल बिलांग, अबुल कलाम आज़ाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू की। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास की। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल की। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल की। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर की। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारामैया का है। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस का है। फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास का है। द रिवोल्यूशनरी तथा बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल का है। हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। द हिंदू, जी.एस. अय्यर एवं बी राघवाचारी का है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा का है। युगांतर, बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त का है। काल, पराजपे का है। भारत श्रमजीवी, शशिपद्म बनर्जी का है। फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा का है। द सोशलिस्ट, श्रीपद अमृत टांगे का है। भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष का है। भारत माता, अजीत सिंह का है। वंदे मातरम, मैडम कामा का है। संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र का है। द इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर का है। वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण का है। इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त का है। ताजीबुल अखलाक, सैयद अहमद खां का है। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसने भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। चार्ल्स
बिलिंग्सन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक एवं ऋतु संहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। तो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम तथा ऋतु संहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया तथा चार्ल्स बिलिंग्सन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा भारत में सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। राजाराम मोहन राय ने फारसी में एक पुस्तक तोहफात उल मुहद्दीन यानी एकेश्वरवादियों का उपहार लिखी, जिसमें उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। 1820 में इन्हें प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। धार्मिक आधार पर विभेद करने वाले 1827 के जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की तथा इन्हीं के प्रयासों की बदौलत 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को प्रतिबंध करने के लिए कानून का निर्माण किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। 1862 में केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। इनके प्रयासों से इस संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। 1865 में ब्रह्म समाज का आदि ब्रह्म समाज एवं भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर से जुड़े समूह आदि ब्रह्म समाज से तथा केशवचंद्र सेन वाले गुट भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए गए विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भागीदारी की थी। शिकागो से लौटने के पश्चात 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। समाज सुधार आंदोलन से जुड़े अन्य तथ्य। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज़ उठाई। अंततः 1856 में इसके पक्ष में अधिनियम बनाने में सफल रहे। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1849 में कलकत्ता में बैंथून स्कूल की स्थापना की गई। सन 1851 में ज्योतिबा फूले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने पुणे में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका विद्यालय की स्थापना की। D.K. कार्वे ने पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय भी स्थापित किया 1616 में।
भारत में 1886 में अड़यार मद्रास के निकट में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। एनी बेसेंट का 1893 में भारत आगमन हुआ तथा 1907 में यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्षा बनी। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। 1875 में मैडम ब्लॉतवास्की तथा कर्नल अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज में व्यापक कुरीतियों अंधविश्वासों को दूर करने हेतु चलाया गया आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की स्थापना का विरोध करने के उद्देश्य से इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। देवबंद आंदोलन 1866। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम ननौती एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई थी। यह अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। इसने अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से मुस्लिम समाज को मुक्त रखने का प्रयास किया। विभिन्न धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन एक नज़र में देख लेते हैं। इसमें से भी एक न एक जरूर हर एक पेपर में आ जाता है। आत्मीय सभा तथा हिंदू कॉलेज। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी राजा राम मोहन राय ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना भी 1817 में की थी राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने राजा राम मोहन राय ने की थी 1825 में तथा ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया था राजा राम मोहन राय ने। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। विधवा विवाह समाज 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। रहनुमाई मजदान सभा 1851 में नरौजी फरदौजी तथा दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली द्वारा यह स्थापित थी। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में स्थापित हुई थी अब्दुल लतीफ़ द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में स्थापित हुई थी सर सैयद अहमद खान द्वारा तथा अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापित हुआ था सर सैयद अहमद खान द्वारा। देवबंद स्कूल 1866 में स्थापित हुआ था मोहम्मद कासिम ननौती एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन एम.जी. रनाडे आत्माराम पांडुरंग द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 एम.जी. रनाडे द्वारा। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। देव समाज 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। शारदा सदन 1889 पंडित रामाबाई द्वारा। अहमदिया आंदोलन लगभग 1889 में ही गुलाम अहमद द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसे भारत सेवक समाज भी कहते हैं 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। द डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1906 बी.आर. सिंधे द्वारा स्थापित हुई थी। सोशल सर्विस लीग 1911 में एन.एम. जोशी द्वारा स्थापित हुई थी। आत्मसम्मान आंदोलन
1925 में रामास्वामी नायर द्वारा स्थापित हुई थी। सामाजिक विधायन। एक और गवर्नर जनरल है, किस वर्ष में आया? अधिनियम तथा विषय। बेलेजली 1802 बाल शिशु हत्या पर रोक से संबंधित है। यानी गवर्नर जनरल उस समय बेलेजली था, उसमें बाल शिशु हत्या पर रोक लगाई थी 1802 में। शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1829 में। लॉर्ड कैनिंग 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा विवाह की अनुमति मिल गई। नॉर्थ ब्रुक के समय 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दे दी गई तथा बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर दिया गया। लैंसडाउन 1891 में एज ऑफ कंसर्ट एक्ट आया था। इसी के शासनकाल में लैंसडाउन के लड़की के विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। इरविन के शासनकाल में 1930 में शारदा एक्ट आया था। लड़के के लिए विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 1857 का विद्रोह आज यहीं तक। अब इसके आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।